कॉमिक्स या मार्वल सीरीज या डीसी सीरीज, इन लोगों की बदौलत हम लोग सुपर ह्यूमन बींग के बारे में जान चुके हैं, देख चुके हैं बहुत सारे मूवीज में, जैसे कि स्पाइडरमैन, सुपरमैन, हल्क। तो ये सब क्या है? दीज आर बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो क्या ये सच में कभी इन फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है? शायद हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजी बस क्लासिकल फील्ड में नहीं रहा, वो अब एडवांस्ड हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बहुत सारे एनिमल्स में, प्लांट्स में ला चुके हैं, जिसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। अब एनसीईआरटी में आरडीएनए टेक्नोलॉजी, तो कुछ टूल्स के बारे में हम लोगों को बताया गया है, वही हम लोग पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो है, सेकेंड वीडियो है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो जो जो टूल्स चाहिए होता है, कुछ एंजाइम चाहिए होता है, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होता है, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है, लाइगेज एंजाइम चाहिए होता है, डीएनटीपी जैसे कि डीएटीपी, डीएनए बनाने के लिए डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, ये सब चाहिए होता है। प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है डीएनए को सेपरेट करने के लिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ले जाने के लिए कुछ जीन टैक्सी चाहिए होता है, जिसको बोला जाता है वेक्टर्स। और जिसको मॉडिफाई करना है उसको बोला जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म। और अगर तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बींग हो, तुमको मॉडिफाई करके सुपरमैन बनाना है, तो तुम हो जाओगे होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो पहले हम लोग को डिस्कस करना है आरईज के बारे में, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, जिसका डिस्कवरी हुआ था ये 3 साइंटिस्ट के द्वारा, आर्बर, नाथन एंड स्मिथ। ओके, अब जो आरईज की बात करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करें, दे आर बेसिकली न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियस एंजाइम्स के अंडर ये लोग आते हैं। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियसेस आर बेसिकली दीज आर सीजर्स। दीज आर सीजर्स किसको काटते हैं? ये डीएनए को काटने वाला सीजर है। न्यूक्लियस डीएनए को काट सकता है। अब जो न्यूक्लियस डीएनए को बाहर से काटते हैं, बाहर से कट आउट करते हैं, उस न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो मतलब बाहर। जो न्यूक्लियस डीएनए को अंदर से काटते हैं उसको बोला जाता है एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस का ही ये स्पेसिफाइड वर्जन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसा कुछ एंजाइम्स होते हैं, दे कट एट स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए, स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए या न्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स को स्पेसिफिक साइट में एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस के आसपास ही कट लगाते हैं, मतलब जहां तहां भी ये कट नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का बात की जाएगी, इसका डिस्कवरी का बात करना पड़ेगा। तो इन द ईयर 1963 ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर कुछ काम किया गया। हर साल एक्चुअली ई कोलाई बैक्टीरिया, हम बोले थे कि इसको क्वीन ऑफ जेनेटिक्स, क्वीन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर सबसे ज्यादा काम हो चुका है, जिसको सबसे ज्यादा मैनिपुलेटेड कर लिया गया है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर 2 एंजाइम्स होते हैं जो फॉरेन डीएनए है, जैसे कि इसको अटैक करते हैं बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला एंजाइम है मिथाइल ट्रांसफरेज, दूसरा एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब ये मिथाइल ट्रांसफरेज करते क्या है? मिथाइल ट्रांसफरेज करते हैं मिथाइलेशन, मिथाइलेशन ऑफ एडेनिन और साइटोसिन। ठीक है, ये एडेनिन या साइटोसिन के जो 5th कार्बन पोजीशन है, वहां पे क्या करते हैं? वहां पे ये CH3 ग्रुप लगा देते हैं। तो क्या हुआ? ये अगर इक्वलाई का डीएनए है, तो मिथाइलेशन करने के बाद उसको क्या हुआ? उसके जो जीन सेगमेंट के ऊपर मिथाइल ग्रुप लग गया। अब देखो, उसको अटैक करने के लिए जो आ रहा है, उसको अटैक करने के लिए जो डीएनए आ रहा है, उसका डीएनए के ऊपर कब्जा करने के लिए बैक्टीरियोफाज का डीएनए, तो उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा तब ना वहां पे वो डीएनए को कब्जा कर पाएगा। लेकिन उसके ऊपर तो मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। ठीक है, मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ने। तो ये इस तरह से क्या करते हैं? वो अपने दुश्मन डीएनए को ब्लॉक कर देते हैं, दुश्मन डीएनए को ये सरफेस में कब्जा होने नहीं देते हैं।
ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, फॉरेन डीएनए से अपना डीएनए को कब्जा होने में, यानी कि उसके इन्फ्लुएंस में आने से बचाना, रिस्ट्रिक्शन, ये जो मिथाइल ट्रांसफरेंस एंजाइम का होता है, ठीक है। और दूसरा होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये जो फॉरेन डीएनए है, जो फॉरेन डीएनए आया है, फॉरेन डीएनए को बीच में से काट देते हैं, यानी कि फॉरेन डीएनए का जो जीन है उसको काट दिया जाता है, तो फॉरेन डीएनए का जीन अपना जो एम है, अपना जो प्रोडक्ट है वो बना नहीं पाएगा, और बैक्टीरिया के जीनोम के ऊपर वायरस का जीनोम जो है हावी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली they restrict the growth of foreign DNA or they restrict the growth of their enemy inside their cell, ठीक है। यही है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन। अब क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया का खुद का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया का अपना डीएनए को क्यों काट नहीं करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम ही जब मॉलिक्यूलर सीजिंग का होता है, डीएनए को काट करने का होता है। क्यों काट नहीं करता है, क्योंकि वो काट करने के लिए क्या है, एक बैरन डीएनए का एक बेयर पोर्शन चाहिए होता है जिसको काट करेगा, जिसके ऊपर वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा जिस चीज को। लेकिन उस पोर्शन के ऊपर तो क्या हुआ है, मिथाइल ट्रांसफरेंस ने ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप लगा के बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब इसीलिए वो अपना जो मॉलिक्यूलर सीजर है, अपना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना डीएनए को भी कट नहीं कर पाते हैं। तो ये उसका एक शॉर्ट टाइम इम्यूनिटी का काम करते हैं बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि डीएनए को काट करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल को काट करने के लिए जो मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया जाता है, एंजाइम्स जो एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब कितना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है आजकल, 900 से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया गया है 230 से भी ज्यादा बैक्टीरियल स्ट्रेन से, ठीक है। 230 से भी ज्यादा बैक्टीरियल स्ट्रेन से 900 से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किया गया है जो हम लोगों के काम में आते हैं, ओके। अब कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहली बार इस्तेमाल किया गया था, पहला सबसे फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है HIND2। दिस इज द फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा। देखो हाइंड, हिंदुस्तान हम लोगों का कंट्री है, तो HIND2 या HIND2 ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। अभी इकोलाई भी एक पायनियर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, इकोलाई से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया गया था, तो उसका नाम है, इकोलाई से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है EcoR1। EcoR1 ये है इकोलाई का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम, ठीक है। अब देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ये जो नोमेनक्लेचर नाम कैसे दिया गया है। तो पहले एग्जांपल लेते हैं EcoR1 का ही एग्जांपल लेते हैं। EcoR1 को अपना नाम कैसे मिला है, देखो इकोलाई बैक्टीरिया से लिया गया है, E फॉर एशेरेकिया, E फॉर एशेरेकिया, ये को उसका एशेरेकिया क्या है, उसका जेनस नेम है, ठीक है। को आया है वर्ड कोली से जो इसका स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पीसीज नेम है स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज नेम। आर ये वर्ड लिया गया है RY13, ये उसका बैक्टीरिया का पर्टिकुलर एक स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या है, एक ही बैक्टीरिया का अलग अलग वैरायटी, एक ही बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है उस जीनोम में थोड़ा सा बदलाव आता है समय के साथ साथ, वो अलग अलग स्ट्रेन बनाता है। जैसे कि जो कोविड वायरस था, कोविड वायरस का एक स्ट्रेन था, ओमिक्रॉन दूसरा स्ट्रेन था, और डेल्टा स्ट्रेन, इसी तरह से ये बैक्टीरिया का भी अलग अलग स्ट्रेन हो सकता है। वन क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, कोई ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी भी बोलते हैं। यानी कि जब इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का खोज कर रहे थे, तो पहली बार जो ट्रायल हुआ था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट करने के लिए, तो पहला ट्रायल में ही ये चीज सक्सेसफुल हो रहा था। तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन या ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ओके। अब HIND2 इसका नाम का मतलब निकालते हैं, HIND2 इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं, ये कैसे किया गया है। H हीमोफिलस, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इसका जेनस नेम है इन्फ्लुएंजी, ये उसका स्पेसिफिक एपिथेट है। डी इसका स्ट्रेन का नाम है RD स्ट्रेन, और सेकेंड है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन,
ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, यानी कि सेकेंड ट्रायल में इसको इस चीज का, इस एंजाइम का डिस्कवरी हुआ था। ओके, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कटिंग पैटर्न हम लोग देखेंगे। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब डीएनए का पर्टिकुलर साइट को ये कटेगा, स्पेसिफिक साइट को, तो कटिंग पैटर्न दो तरह का हो सकता है, यानी कि दो तरह से कट सकते हैं। काटने के बाद डीएनए जो है वो स्टिकी एंड भी बना सकते हैं, स्टिकी एंड कटिंग भी कर सकते हैं, या तो ब्लंट एंड कटिंग भी कर सकते हैं। यानी कि ये एक डीएनए का सेगमेंट है, ये और एक डीएनए का सेगमेंट है। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उसको इस तरह से काटते हैं, ठीक है। स्टिकी एंड फॉर्म किया है, ये स्टिकी एंड है, ये स्टिकी एंड है, दिस इज कॉल्ड स्टिकी एंड कटिंग। और कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है जो सीधा काट देते हैं, जहां पे कोई भी स्टिकी एंड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो ये है ब्लंट एंड कटिंग। और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस तरह से जेड जैसा शेप में काटेगा, ठीक है, तो उस तरह का कटिंग को बोला जाता है स्टिकी एंड कटिंग। ओके, अब काटने के लिए मैंने क्या बोला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होता है, ठीक है, सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है, कहीं पे भी ये नहीं काटेगा डीएनए को। तो ये हमेशा क्या करेगा, ये अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस के लिए ढूंढते रहेगा, यानी कि उसका कहाँ पे काटेगा, वो पर्टिकुलर प्लेस है, उसको बोला जाता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो ये कितना बड़ा हो सकता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो होता है 4 to 8 बेस पेयर जनरली होता है, जनरली 4 to 8 बेस पेयर होता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। अब ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस का एक फीचर होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस जनरली ये जो बेस पेयर में रहता है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, पैलिंड्रोम होते हैं। पैलिंड्रोम मतलब फॉर एग्जांपल वर्ड मलयालम, ठीक है। अभी मलयालम को आगे से पढ़ो तब भी मलयालम हो रहा है, उल्टा पढ़ो तब भी मलयालम हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो इको R1 जो है, इको R1 जो है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है दैट इज GAATTC, ठीक है, GAATTC। देखो अब इसका बेस पेयर बनेगा तो क्या होगा, सी के ऑपोजिट में G आएगा, T के ऑपोजिट में A आएगा, T के ऑपोजिट में A आएगा, A के ऑपोजिट में T आएगा, A के ऑपोजिट में T आएगा, G के ऑपोजिट में C आएगा। तो ये हो गया ना पैलिंड्रोम। इधर से पढ़ो GAATTC, फिर इसका उल्टी गिनती करो, इधर से भी GAATTC। तो इको R1 का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस वो ऐसे होता है। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस हमेशा पैलिंड्रोमिक होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर रहता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस का। रिकॉग्निशन सीक्वेंस हमेशा 80 रीच होता है, डबल बॉन्ड रीच होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड को काटना आसान है, एनर्जी कम इन्वेस्ट करना पड़ता है। और GC रीच जो जोन होता है वहां पे ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है, तो ट्रिपल बॉन्ड को काटने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, उसको काटना थोड़ा टफ है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इजिएस्ट पाथवे को चुनता है। तो ये ऐसा जोन ढूंढेगा जहां पे डबल बॉन्ड ज्यादा है, यानी कि जो जोन 80 रीच है। देखो इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, GAATTC। अब देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, चार डबल बॉन्ड है और दो ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे ये क्या है, इस पे भारी कौन सा है, डबल बॉन्ड भारी है, ट्रिपल बॉन्ड हल्का है, ठीक है। तो इसको ये काटना आसान होगा। तो पहले क्या होगा, पहले ये इंस्पेक्टिंग करते रहते हैं, ये अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ढूंढते रहता है। कैसे, ये बैठ जाते हैं, ये बैठ जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो बैठ जाते हैं डीएनए के ऊपर। अब डीएनए के ऊपर ये चलना स्टार्ट करेगा, डीएनए के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। डीएनए के ऊपर बैठ गया और डीएनए के ऊपर ये चलना स्टार्ट करेगा, अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस ढूंढते रहेगा। तो जहां पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस उसको मिल जाता है वहां पे आप बैठ जाता है, ठीक है। और वहां पे बैठ के वहां पे आप एक स्टिकी काट लगाता है, ठीक है। तो इंस्पेक्टिंग हो गया, रिकॉग्निशन सीक्वेंस उसको मिल गया, रिकॉग्निशन सीक्वेंस उसको ये जगह में मिल गया। नाउ इट विल सिट अपॉन दिस रिकॉग्निशन सीक्वेंस, नाउ इट विल स्टार्ट कटिंग। अब कैसे काट करते हैं, कहां पे काट करते हैं ये जानना है, ठीक है। कहां पे काट करते हैं, इट ब्रेक शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को काटेगा, ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को काटेगा ये। और कहां से काटेगा, जो पैलिंड्रोमिक का जो मेन पॉइंट है, ये है पैलिंड्रोमिक का मेन पॉइंट। देखो इधर GAA, इधर GAA, तो ये लाइन में आके मिल रहा है, ये लाइन में आके मिल रहा है, इधर CTT, इधर CTT, ये दोनों भी ये लाइन में आके मिल रहा है। तो ये पैलिंड्रोम का जो सेंट्रल पॉइंट है वहां पे ये कट नहीं लगाएगा, इट विल कट द रिकॉग्निशन सीक्वेंस लिटिल अवे फ्रॉम द पैलिंड्रोमिक साइट। पैलिंड्रोमिक साइट का जो सेंट्रल पॉइंट है उससे थोड़ा सा दूर में ये कट लगाएगा। तो देखो इधर ये कट लगाएगा, ऊपर वाला जो चेन है
इस स्ट्रैंड में जी और ए के बीच में शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ब्रेक डाउन किया है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ा है, ठीक है। और नीचे वाला ये 5' to 3' स्ट्रैंड है, ठीक है। और 3' to 5' स्ट्रैंड में किधर कट लगाया है, इधर भी 5' की ओर जी और ए के बीच में शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ये ब्रेक डाउन किया है। तो इस तरह से काटने के बाद तो किस तरह का ये पैटर्न फॉर्म होगा, किस तरह का पैटर्न फॉर्म होगा, इस तरह का एक पैटर्न फॉर्म होगा। यानी कि स्टिकी एंड कैसे बनेगा, अब यहां से ये इतना पोर्शन को मैं निकाल लूंगा तो कि ये देखने में कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इधर से ये वाला पोर्शन को निकाल लूंगा तो ये देखने में कुछ ऐसा होगा। तो निकल गया स्टिकी एंड, देखो ये एक स्टिकी एंड, ये दूसरा स्टिकी एंड। अब क्या करेंगे, अब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को इस्तेमाल करके हम लोग अब इसको किसके अंदर, ये जो डीएनए है मान लो कि ये हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे कि बताए थे जो कोइन एंड बॉयर का एक्सपेरिमेंट में, ये सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला गया है, ठीक है। या तो सिंपली बात, बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बोल रहा हूँ, तुमको स्पाइडरमैन बनाना है हमको, तो ये जो जीन है मैं निकाला हूँ किस चीज से, स्पाइडर के अंदर से। अब तुम्हारे जीन में ये डाला जाएगा, ठीक है। तो स्पाइडर का जो स्पाइडर वेब बनाने वाला जीन इसके अंदर ही प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। स्पाइडर वेब बनाने वाला जीन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस पोर्शन को हम लोग काट लिए है। अब इस पोर्शन को हम लोग को टैग करना पड़ेगा किसके साथ, इस पोर्शन को टैग करना पड़ेगा प्लाज्मिड के साथ तुम्हारे सेल के अंदर डिलीवर करने के लिए। तो जैसे इस तरह से मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट पोर्शन जो है रेडी है, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट पोर्शन को काट लिया गया है। अब इसको टैग करना पड़ेगा किसके साथ, प्लाज्मिड के अंदर। तो एक प्लाज्मिड लेंगे, प्लाज्मिड के भी ऊपर भी रिकॉग्निशन साइट रहता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। तो मान लो कि उसका रिकॉग्निशन साइट ये है, तो यहाँ पे डाल देंगे एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, प्लाज्मिड को भी सेम पैटर्न में कट आउट करेगा, प्लाज्मिड को भी सेम पैटर्न में काट देगा ये। देखो प्लाज्मिड को सेम पैटर्न में ही काट दिया है। अब देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक पजल जैसा लग रहा है कि नहीं, इस पजल को उठा के इधर लगा दो, इस पजल को उठा के इधर लगा दो, ये प्लाज्मिड में बिल्कुल मैच हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे टैग करेंगे इस प्लाज्मिड के साथ, यहाँ पे आप लाएंगे एंजाइम लाइगेज, ठीक है। लाइगेज का इस्तेमाल करना पड़ा। अब लाइगेज कहाँ पे जोड़ेगा, जहां से एंडोन्यूक्लियस तोड़ा था, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ दिया था, इधर से काटा था, इधर से काटा था, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये तोड़ा था। अब लाइगेज क्या करेगा, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को जोड़ेगा, यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये बनाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये प्लाज्मिड है, लाइगेज क्या करेगा, इस प्लाज्मिड के साथ ये जो हम लोगों का जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको भी स्टिकी एंड के फॉर्म में काटा गया है, इसको जोड़ दिया गया, इसको अल्टीमेटली सक्सेसफुली जोड़ दिया गया, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट। ये प्लाज्मिड बन गया रिकॉम्बिनेंट। अब इस प्लाज्मिड को क्या करना पड़ेगा, इस प्लाज्मिड को अब हम लोग होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करेंगे, यानी कि जो ट्रांसमिशन प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो हो गया यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहाँ पे चाहिए, अब यहाँ पे जो हम लोग काटे हैं, देखो मैं डीएनए, एक बड़ा सा डीएनए का पीस लिया था। डीएनए का पीस, सबका पूरा डीएनए का पीस से तो हमको कोई मतलब नहीं है, हम काटे हैं किधर से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटा है यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। डीएनए का थोड़ा सा पोर्शन को ही काटा गया है, ठीक है। तो मैं जो एक लंबा सा डीएनए लिया था, अब मान लो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उस डीएनए को काटा है, इतना सा डीएनए को काट लिया है, ठीक है। तो बाकी डीएनए का जो पोर्शन है, ये तो उस मिक्सचर में ही रह गया, ठीक है। अब उस प्लाज्मिड के साथ इतना ही पोर्शन जोड़ना पड़ेगा, उस प्लाज्मिड के लिए चाहिए,
ठीक है, उस प्लाज्मिड के साथ टैग करने के लिए। अब ये पोर्शन को ये दोनों से कैसे सेपरेट करेंगे, इसके लिए हम लोगों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस जानना पड़ेगा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देख लेते हैं कि क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका मतलब समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक जेल रहता है जो कि एगरोस जेल से बना हुआ होता है। अभी एगरोस जेल कहाँ से मिलता है? ये एक पॉलीमर है जो कि एगर पॉलीमर है जो सीवीड से मिलता है। ठीक है, अब सीवीड किस तरह का सीवीड? ये रेड एल्गी होते हैं। दो रेड एल्गी इस्तेमाल किया जाता है, जेलिडियम एंड ग्रासिलरिया। जेलिडियम एंड ग्रासिलरिया, ये दोनों रेड एल्गी से हम लोगों को ये अगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हम लोग ये अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्यों बोला गया है इलेक्ट्रोफोरेसिस? क्यों बोला गया है इलेक्ट्रोफोरेसिस? मतलब ये जो जेल है इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार किया जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो एक बफर सॉल्यूशन भी रहेगा जो कि डीएनए को लेके साइज के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेगा। तो ऐसा जेल जो डीएनए को कैरी कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में, इसलिए इस टेक्निक को बोला जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो कोई मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रहा है, फेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये डीएनए को सेपरेट करते हैं। डीएनए को सेपरेट करते हैं किस बेसिस में? अकॉर्डिंग टू द बेस पेयर, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इस इफेक्ट को बोला जाता है सीविंग इफेक्ट, यानी कि एगरोस जेल के अंदर माइन्यूट पोर्स रहते हैं, उस माइन्यूट पोर्स के अंदर से डीएनए रन होगा। तो जो डीएनए मोटे है वो पीछे रहेगा, जो डीएनए पतले है वो आगे पहुंच जाएगा। सिंपल फंडा है। ओके, अब डीएनए का चार्ज क्या होता है? डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जेल शीट बनाया गया है। ठीक है, अब जेल शीट के एक साइड में रहता है कैथोड, एक साइड में रहता है एनोड। जो कैथोड साइड है वहां पे कुछ वेल्स रहता है, जिस वेल्स के अंदर डीएनए विद बफर फिलअप कर दिया जाता है। ठीक है, डीएनए और बफर का मिक्सचर ऐड कर दिया जाता है। अब ये मशीन को ऑन कर देंगे तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होने को, तो डीएनए विल अट्रैक्टेड बाय द एनोड। ये पॉजिटिव एंड डीएनए को अपने ओर खींचेगा और डीएनए आगे मूव करना स्टार्ट करेगा। डीएनए विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है, टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जो बड़े डीएनए पीसेस है, जो मोटे डीएनए पीसेस है, वो पीछे रह जाएगा और जो डीएनए विथ लो बेस पेयर, लो मॉलिक्यूलर वेट, वो आगे पहुंच जाएगा। अब हम लोगों का टारगेटेड डीएनए क्या है? ये आगे जो डीएनए पहुंच चुका है यही सब है, यही सब के अंदर हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको ओके, अब ये जो बना, ये जो डीएनए का बाइंडिंग बना, ये खुले आंख से दिखता नहीं है। इसको देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हम लोगों को केमिकल इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड। तो इथिडियम ब्रोमाइड को हम लोग एक ब्रश में ले लेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन को, फिर उस ब्रश को लेके इस एगरोस जेल के ऊपर ब्रश से इसको लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद कुछ देर इंतजार करने के बाद इसके ऊपर क्या करेंगे, यूवी लाइट गिराएंगे। तो यूवी लाइट के प्रेजेंट में क्या होगा, ये जो डीएनए बैंड है जो कि इथिडियम ब्रोमाइड से रंगा गया है, ठीक है, वो डीएनए बैंड जो है ये ब्राइट ऑरेंज दिखेगा। तो ये डीएनए बैंड जो है ये ब्राइट कलर दिखेगा, ये ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखने लगेगा। यूवी रे, अंडर अल्ट्रावायोलेट रे। ओके, अब हम लोगों को पता चल गया कि किधर डीएनए है। अब उस डीएनए को सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे सेपरेट करेंगे? अगर उस जेल को जो है, अगर उस जेल को कट आउट किया जाएगा, अगर उस जेल को यहाँ से कट किए विथ डीएनए, ठीक है, अब ये डीएनए को अगर उस जेल से सेपरेट करना पड़ेगा, जिस टेक्निक को बोला जाता है इल्यूशन। जिस टेक्निक को बोला जाता है इल्यूशन। अब इल्यूशन टेक्निक के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? पहले ये जो एगरोस जेल एंड डीएनए को, इसको होमोजेनाइज करना पड़ेगा छोटा छोटा वायल के अंदर, ठीक है, यानी कि मिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें बफर डालना पड़ेगा, जैसे कि ट्रिस, जैसे कि EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। इसको बोला जाता है इल्यूशन बफर। इल्यूशन बफर ये क्या करेंगे, जेल को वॉश आउट कर देंगे और हम लोगों को मिल जाएगा जो हम लोगों का टारगेटेड डीएनए है उसका ये पोर्शंस। अब इस डीएनए को हम लोग प्लाज्मिड के साथ टैग करवाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस जो हम लोगों को पढ़ना है दैट इज वेक्टर एंड ट्रांसमिशन थ्रू वेक्टर इनसाइड द होस्ट सेल।